किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई, राम राम। राम राम विनोद भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी श्रोताओं ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, और सुनाओ। बस धर्मवीर भाई सब बढ़िया है, और अपना खेत खलिहान में भी चल रहा है काम, और डांगर ढोल का भी चल रहा है। और ये इतनी गर्मी में कुछ अपना बचाव भी रखा करो विनोद भाई। बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है धर्मवीर भाई, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ने लग रही है। तो साथ में अपना तरल पदार्थ जो है भाई, किसान जो खत्म काम कर रहे हैं, तो पानी जो है, लस्सी है, उसका सेवन ज्यादा कर दे रहे हो साथ के साथ। बिल्कुल 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 ठीक कही आपने। तरल पदार्थ जितना लेवेंगे उतना ही हम अपने शरीर के अंदर जो क्या ना भाई, पानी ज़्यादा है इसमें। हाँ, तो मात्रा ज़्यादा पानी की मात्रा बरकरार रहे शरीर के अंदर, क्योंकि ये तो पसीने के बट भी निकलेगी। जी। और फिर आप जैसे तो जब एक बार कसी लेकर जुट जाओ ना खेत में, फिर आप देख दे नहीं कि भाई पानी भी पी लूँ। धर्मवीर भाई, मौसम भी उमस का है, और इसमें तो भी गर्मी, पसीना रुकता ही नहीं है। बैठे बैठे भी पसीना आवे विनोद भाई। बिल्कुल भाई। अच्छा एक बात बताओ जी भाई, जैसे अब आपने जीरी ला दी, हाँ, अब तो पानी पूनी देना है बस भाई। हाँ, या भाई अपना कोई आ रही बीमारी भाई फसल में आवेगी, उसकी संभाल करनी है। तो इस खाली टाइम में आप क्या काम करें भाई, कुछ जो छोटा मोटा कोई आमदनी का और सिलसिला हाँ धर्मवीर साथ भाई, के साथ चल जाए। यह बात आपने बड़ी सही कही कि जो देखो खेत में तो काम चल रहा है, साथ साथ अगर छोटा मोटा और साथ में हम काम कर लें तो सोने पे सुहागा है। और किसान भाई जो है इस टाइम जो है डिंगरी खुम्ब की काश्त अगर करें तो उसमें किसान भाई बड़ा मुनाफा कमा सकता है। डिंगरी खुम्ब, हाँ, तो ये डिंगरी खुम्ब की अगर काश्त करना चाहे किसान भाई, जी धर्मवीर तो उसने क्या कुछ सामान चाहिएगा? धर्मवीर भाई, अगर डिंगरी खूम की काश्त करनी है तो उसका अंदर गेहूँ है, दान है, सरसों का भुस्सा है, या मक्की, ज्वार, बाजरा, या फिर केले के पत्ते हैं, कपास के डंठल हैं, यानी कि जो भी हमारा बची खुची जो भी प्राकृतिक जो पदार्थ है, सिर्फ गन्ने का छिलका हो गया, सूरजमुखी है, सरसों की डंठल होगी, सूखा घास है, कुछ भी मिल जाए। आप तो कहना चाह रहे कि जितने भी अपने फसल के अवशेष पड़े हों, बिल्कुल, चाहे गन्ने का छिलका हो, कपास की डंठल हो, पत्ती हो, बाजरे के, ज्वार के, मक्की के, कुछ भी छिलके पत्ते हों जी, या घास फूस हो, तो ये जो अवशेष हैं इनमें अपा इसको डिंगरी खुम्ब को बड़ी आसानी से उगा सकें। हाँ बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो भूसा और अन्य अवशेष ताज़ा हो चाहे सूखा हो, अच्छी तरीके से इनका भंडार कराया हुआ होना चाहिए। और मतलब खास ध्यान रखने लायक क्या बात है कि भाई इसमें धर्मवीर भाई जो खास ध्यान रखने वाली बात है, किसी प्रकार की फफूंद का असर इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब सामान तो यो चल जाएगा, पर इसमें फफूंद नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक। तो इसके उगाने के लिए आपने क्या अभी उगा सकें, तो इसमें किस तरीके से उगाएं विनोद भाई, ये भी बताओ फिर तो। धर्मवीर भाई, डिंगरी खातर जो कंपोस्ट खाद है पहले तो वो बनानी है। और उसने बनाने खातर सफ़ेद बटन खुम्ब की बजाय इसको बनाना ज़्यादा आसान है। अच्छा, इसमें सफेद बटन तो में जो सर्दियों में आया बिल्कुल चिट्टी हो गई। हाँ जी। अच्छा, यानी कि हर चीज़ जो है इसकी आसान पड़ेगी जो बटन वाली खुम्ब है उसकी बजाय। जी, शुरू में प्रयोग करने वाली जो सामग्री हमने बात करी थी वो 4 से 6 सेंटीमीटर लगभग छोटे छोटे टुकड़ा में काट लें। और गेहूं है या सरसों है, जो दान का भूसा है, जो दूसरे अवशेष है, उन सब ने जो है ड्रम में या तो सीधा या फिर जो है थैला में भर कर साफ पानी में पूरी रात 10 से 12 घंटे भिगो कर रखें।
अच्छा, ये 10 से 12 घंटे तक जो ये अवशेष हैं, पहले तो अपन ने 4 से 6 सेंटीमीटर छोटे छोटे टुकड़े इनके हाँ, काट लेने हैं। हाँ। फिर इनको थैलों में भरना है, चाहे ड्रम में भर दें चाहे ओदी में भर दें। हाँ, बिल्कुल। और 10 से 12 घंटे तक इनको भिगो के ही रखना है। ठीक। और धर्मवीर भाई वैसे तो खाद में प्रयोग करे जाने वाले जितने भी अवशेष हैं उन्हें गर्म पानी में यानी कि लगभग 60-80 डिग्री तापमान पर हम रखें और 10 से 12 घंटे रखें तो उसमें जो कीटाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे। बात तो ठीक है विनोद भाई। और साथ में जो इसमें जो अगर हम बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं करियो तो फिर रसायन का भी हमने थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो विधि जो है इतनी कारगर नहीं होगी। मतलब रसायन भाई ज्यादा काम के लिए तो फिर रासायनिक उपचार ही अपनाना पड़ेगा। तो रासायनिक उपचार किस तरीके से बोला विनोद भाई? धर्मवीर भाई उसमें 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर फार्मेलिन या फिर 30 ग्राम बावेस्टीन के घोल ने मिलाकर उसमें अवशेष ने जो है 24 घंटे तक भिगो कर रखें। 24 घंटे तक भिगो कर रखने हैं। वे जो अवशेष हमने जो काटे थे 4 से 6 सेंटीमीटर, मतलब उन्हीं में उगानी है हमने खूब। तो हाँ, उसी में उगानी है। तो उससे पहले हम जीवाणु विषाणु रोधक कर लें तो फिर उसमें उगावें। जी जी। और इसके बाद धर्मवीर भाई उन्हें निकाल कर फर्श पे या फिर कोई जाली है उस पर फैला दें ताकि जो है बीज डालने खातिर वो तैयार हो जाए। मतलब यो तो काम करना हमने उगाने के लिए तकनीक अपनानी भाई कि किस तरीके से उगाना उसको तैयारी जो ये हमने उसके लिए जमीन तैयार कर दी है एक हिसाब से भाई इसमें हमने उसको बोना है डींगरी खुम्ब को। अच्छा, तो ये भाई बात भाई जब तैयारी कर दी कंपोस्ट सारा कुछ तैयार है तो फिर तो बिजाई भी बताओ, बिजाई किस तरह करें? धर्मवीर भाई तैयार जो कंपोस्ट है उसमें 2% खुम्ब का बीज यानी कि 200 ग्राम बीज 1 किलोग्राम भिगोए भूसे में मिलाना है। यानी कि 10 किलो भूसा हो जी और 200 ग्राम बीज हो। और इसके बाद भाई इस मिश्रण में लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर की जो पॉलीथीन है उसमें थैले में भर लें और उस थैले में 1-1 सेंटीमीटर आकार के काट दो, छेद बना लो उसमें। अच्छा। और ये छेद लगभग एक थैले में 20 से 24 छेद कर लें जी, ताकि जो ज्यादा पानी गिर जाए तो पानी बाहर निकल जाए। और साथ में अगर जो नमी की मात्रा है वो भी बनी रहे और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा बढ़ने लग जाए तो वो भी जो है बाहर निकल जाए। जी। अच्छा, एक बात बताओ विनोद भाई, नुक में कभी जैसे 6 से 8 किलो आपने बताया ना कि उसमें भाई गिल्ला मिश्रण थैलों में हो तो 3/4 भाग तक ही भरना चाहिए। जी। और थैले के मुंह को तागे से बांधना चाहिए। ये ठीक बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिर जिसमें हम पानी डाला ना तो वो थोड़ा सा फुल्ला है तो उसका थोड़ी जगह बचा कर रखें। और तो ये जो आपने बताया ये मिश्रण के थैले भर के है तो ये रखने कड़ा है वाला? धर्मवीर भाई थैले ने किसी भी हवादार कमरे में रख लें और जिसका तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहा है। अच्छा। और जो थैले हमने भरे हैं उसमें नमी की मात्रा 80% तक रखें जी। और कमरे में नमी बनाए रखने खातर जो है दिन में 2 से 3 बार पानी जरूर छिड़कें, क्योंकि नमी जो हमने 80% के आसपास रखनी जरूरी है इसमें। बहुत अच्छी बात। ये भी एक बात और बताओ कि जैसे अब बीज तो डाल दिया जी धर्मवीर भाई, और जी पर इसको आगे इसको जो फैलने में बीज को फैलना भी वो में जमेंगी जो धर्मवीर भाई उसमें कितने दिन लग जाएंगे? उसमें धर्मवीर भाई कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है भूसा वो कड़ा होने लग जाए, करड़ा हो जाएगा। हाँ। और इस समय भाई कमरे में जो है तो अंधेरा जरूर रखें। अच्छा। अंधेरा रखें और उसके बाद जो है पॉलीथीन धीरे धीरे काट कर उन्हें हटा दें पॉलीथीन ने, और जो लकड़ी की बेंच है या जो हमने सैया बनाई है उस पर 6 इंच के फासले पर इन्हें रख दें। अच्छा। और कमरे में दिन में 2 से 3 बार पानी जरूर छिड़कें ताकि नमी जो है 80 से 90% के आसपास बनी रहे। अच्छा, नो बताओ, चलो 10-12 दिन की तो बात होगी, फैलने शुरू हो जाएंगे। आपने कहा कि कमरे में अंधेरा भी रखना। हाँ, ठीक है। तो ऐसा कि बिल्कुल ही रोशनी नहीं होने देनी ना धर्मवीर भाई, बस नहीं है कि सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े। अच्छा। उसके अलावा अगर धुंधला सा प्रकाश अगर हम रख पाओ तो ठीक है, अगर वो भी संभव ना हो तो 1-2 घंटे खातर जो है बल्ब जला दें ताकि उसमें थोड़ी बहुत रोशनी बनी रहे। बहुत अच्छा। ईव नो बताओ आप जी कि इतना काम आप कर लें जी धर्मवीर भाई, तो उसके बाद ये जो आपने बताया ना खुम्ब, हाँ जी, ये खुम्ब कितने दिन में तैयार हो जाएंगे? धर्मवीर भाई बिजाई के लगभग 20 से 25 दिन के अंदर यह खुम्ब की हम फसल ले सकते हैं। अच्छा। और अगर उसके मुकाबले देखो हम जो बटन वाली खुम्ब है उसके मुकाबले वो तो लेगा 55 से 60 दिन। अच्छा जी। तो ये तो उससे आधे दिन से पहले जो है तैयार हो जाए। ठीक। और इसके बाद जो है लगभग 8-9 दिन के अंतर पे 3-4 फसल हम आसानी से ले सकते हैं। और खुम्ब की जो किनारे ना मोड़ के ना उन सीधा नहीं तोड़ना, उन्हें मरोड़ कर तोड़ा है। अच्छा। ताकि जो है उसमें जो है खिंचाव ना हो और अगली फसल भी हम फिर सही समय पे ले पाएं। ठीक। तो इस तरीके से हम अगर खुम्ब की वो करें जी तो हम मतलब अच्छे, मतलब ये तो अच्छी रेट दिवा देगी। हाँ धर्मवीर भाई, इसका हाँ
इसमें जो है बढ़िया रेट मिला है मार्केट रोज में। तोड़ो फिर तो रोज तोड़ो और बेचो मंडी में, 20 दिन में अगली फसल मिल जाए इसमें, और फिर अगले 20 दिन में फिर हाँ, फिर तैयार। अगली तैयार हो पर जाए। एक बात बताओ विनोद भाई, जी। ये तो आपने मोटी मोटी सी बात बताई, जी जी। अब थोड़ी सी इशारा इस बात की तरफ भी करो हाँ जी कि ज़्यादा पैदावार किस तरह से लें। धर्मवीर भाई, ज़्यादा पैदावार लेने खातर बिजाई के बाद जो है हमेशा खून का जो ताज़ा बीज है वो काम में लेकर आवा है। एक तो ताज़ा बीज लेना हाँ, चाहिए काम बीज में। ताज़ा लेवा जी। और पॉलीथीन के जो थैले हैं उसमें पानी का अधिक रिसाव और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है अधिक ना होने देवा है, यानी कि उसमें छेद जरूर कर लें। अच्छा अच्छा वो अच्छा। बताया था ना कि लगभग 12 से 15 छेद जो है जरूर करें और एक थैले में। और कह रहे थे आप भाई फसल के दौरान ताजी हवा भी कमरे में आनी चाहिए। बिल्कुल, कमरे में ताज़ी हवा का हो और प्रकाश कम से कम हो, प्रकाश कम तक कम से कम रहो उसमें। और नोविको थे आप कि भाई वो डॉक्टर साहब मिले थे आपने, जी जी। तो उस दिन आप नोविको थे कि भाई अगर मतलब ना नमी घट जाए ना कमरों में भी, जैसे आजकल गर्मी का टाइम है, तो आप नोवी तो कहते दीवार पे पानी छिड़काव कर दो। हाँ, ताकि कमरे में नमी बनी रहे। मतलब नमी बना के रखनी। हाँ, नमी बना के रखनी वो 80 से 90%। मतलब चाहे हमने कमरे की दीवार भी चाहे गाली करके रखनी हो। हाँ, लेकिन हाँ क्योंकि इसका जो बीजाणु है वो नमी में तेजी से बढ़ा है। ठीक ठीक। और 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाओ ना तो और तेजी से काम करेगा। तो और ये कहो थे आपके भी ये जो लिफाफा है ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। हाँ, वो लिफाफा लगभग 3/4 जो है लिफाफे ने भरकर रखें। और जिस दिन भाई वो डिंगरी तोड़ा ही करें तो उस दिन पानी का छिड़काव ना करें। मतलब जिस दिन हमने डिंगरी की हमने कुंभ तोड़नी तोड़नी हो है, फिर उस दिन छिड़काव ना करें। ना तो वो तो सारी हिल जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक कई बात आपने। तो विनोद भाई जी धर्म भाई, करेंगे यो काम तो। हाँ बिल्कुल। और आपा तो किसान भाइयों ने भी यही सलाह देंगे भाई थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए कुछ, साथ से साथ क्योंकि ये सहायक धंधे हैं जी, खेती से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। आपा ने लियाना बाहर तक कुछ नहीं सामान बीज लियाना है, बाकी तो सारा सामान अपने दौरे रहे। बिल्कुल। तो जरूर इसका हमने मतलब प्रयोग के तौर पे ही सही लेकिन करेंगे तो कुछ ना कुछ मुनाफा जरूर मिलेगा। बिल्कुल भाई, ठीक है आपने। और धर्मी भाई चले हाथ लगे हाथ जो है भाइयों को मनोरंजन भी करवाओ। मनोरंजन के भाई एक देखो, एक तो कर्म जरूरी, हाँ, और दूसरा परमात्मा का नाम जरूरी। बिल्कुल भाई। भाई कर्म करके और जब तक हम उस परमात्मा ने नहीं याद करते इतने मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। बिल्कुल। तो क्यों ना एक भजन सुनना है भाई विनोद भाई। बिल्कुल बिल्कुल धर्मीर भाई, सुनाओ भजन जी। रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे, राम नाम हितकारी से। रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे, राम नाम हितकारी से। परम आनंद में सुरती लारे, हर का नाम सुमर के प्यारे, दुख संकट तेरे कट जा सारे, भव सागर भी तर ले गारे, दुख संकट तेरे कट जा सारे, भव सागर भी तर ले गारे रे, परमिट सरकारी से। रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे, राम नाम हितकारी से। चार दिना की बस जिंदगानी, सोच समझ के चाल परानी, एक दिन हो जा खत्म कहानी, ना मुड़ के मानस दे पानी रे, एक दिन हो जा खत्म कहानी, ना मुड़ के मानस दे पानी रे, वेद पुराण बता रे से। रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे,
राम नाम हितकारी से। ना कुण बेका रोब जमाइए, धन जोबन पे भी मत इतराइए, ताकत का न गर्भ दिखाइए, दीन दुखी पे न जुल्म कमाइए रे, ताकत का न गर्भ दिखाइए, दीन दुखी पे न जुल्म कमाइए रे, सदा ना चल सरदारी से रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे, राम नाम हितकारी से। तारे सिंह बुरी कार छोड़ ले, राम प्रकाश ने भी गेल जोड़ ले, मोह माया का जाल तोड़ ले, हरि नाम का कवच ओढ़ ले रे, मोह माया का जाल तोड़ ले, हरि नाम का कवच ओढ़ ले रे, नहीं आजा स्या तुम्हारी से रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे, राम नाम हितकारी से रे बंदे कुछ ज्ञान करिए, परमेश्वर में ध्यान धरिए रे, राम नाम हितकारी से। धर्मेंद्र भाई, आपने कमाल कर दिया, बढ़िया लोकगीत सुनाया है और उम्मीद है कि भाइयों ने भी बड़ा पसंद आया होगा लोकगीत। कमाल तो कवि के हैं विनोद भाई। और दूसरी बात कवि ने कहा कि राम नाम हितकारी से जी, यानी कि जो रमी हुई ताकत राम है, हाँ, उसने चाहे कोई अल्लाह को, चाहे कोई वाहेगुरु को, चाहे कुछ को, वो ताकत तो रमी हुई है, तो इसलिए उसका ज्यादा प्रचलित नाम राम कर दिया। का है। और ये तो अमर सिंह की आवाज में अपने ये लोकगीत सुनाया, तो भाइयों ने पसंद आया हो तो भाई फिर भाई जरूर हमारे प्रतिक्रिया भी लिखें। हाँ हाँ, हमारा कार्यक्रम होता है पत्रोत्तर गीत, हाँ, मंगलवार के दिन, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो खतों के जरिए अपने कार्यक्रम के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया दे कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में
शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। धर्मवीर भाई, ये बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। विनोद भाई, हाँ नू बताओ, ये जो आप मौसम वाला पर्चा ठारे हो ना जी, तो इसमें नू कड़ी बरसात भी लिख रखी है कि नहीं? धर्मवीर भाई, वैसे कल की बता तो रखी है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ये जो है प्रदेश में कहीं ना कहीं तो होगी बूंदाबांदी, मतलब कड़ी कड़ी होने की संभावना है। भाई गर्मी हो रही तो बरसात हो। अच्छा, के को थे वो भाई कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम की भी चर्चा करें तो कल तो होगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत, और सोमवार में चर्चा करेंगे सफेद लट से फसलों को का बचाव, और साथ में आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के लक्षण और उसके बचाव के उपाय पे। जी, एक बात और बताओ विनोद भाई, जड़ा इतनी बात बताई तो नु को है कि ये जो मौसम हो ना जी, इसमें सदाबहार बाग लग जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो धर्मवीर भाई। हाँ, और बाग लगाने में भाई मतलब ना भाई इस ये जो मौसम है, जैसे बरसात शुरू हो जाएगी जी जी, तो इसमें मतलब आप कोई एक आधा भाई चलो बाग ना लगाना हो तो एक दो पेड़ लगाना हो तो वो भी आप लगा सकें धर्मवीर भाई, क्योंकि बारिश का मौसम है तो वैसे तो वृक्षारोपण खूब करना चाहिए इस मौसम में। पर अगर एक आदमी एक पेड़ भी लगा लेना, चाहे फल का लगा लो चाहे कैसे लगा लो, छायादार हो, लकड़ी देने वाला हो, तो कम से कम नो है कि वातावरण और पर्यावरण दोनों का दोनों में बड़ा भारी सहयोग मिलेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो नू बताओ आप जी, जब आपने बात करी तो फिर ये पौधे कौन कौन से लगा सके हैं? धर्मवीर भाई, इस मौसम में जो है खासकर जो जुलाई से सितंबर का समय जो चल रहा है वो सबसे बढ़िया है पौधे लगाने का, जिसमें आड़ू है, अंगूर है, अलूचा है, अनार है, नाशपाती है, इस तरह के पौधे लगाए जा सके हैं। और सदाबहार पौधे की बात करूँ ना मैं तो अच्छा जी, सदाबहार में जो है नींबू जाति के जितने भी पौधे हैं, आम है, पपीता है, अमरूद है, वो जो है अपने जुलाई से सितंबर के समय में हम लगा सकें जी। तो लगा सकें तो फिर नो बताओ विनोद भाई जी, भाई जमीन के ऊपर तैयार करनी, खड्डे किस तरह खोदने, इसके बारे में थोड़ा सा आप खुल कर बता दो। धर्मवीर भाई, जो भाई जो है बागवानी करना चाह रहे हैं और बाग लगा रहे हैं नए, तो एक तो पहला जो है आलिया ट्रैक्टर से जो है अच्छी तरह जमीन ने समतल कर लें जी, और 3 फुट चौड़े और गहरे गड्ढे खोद दें। हाँ, और उसमें ऊपर की लगभग जो 1.5 फुट माटी है वह अलग कर लें, और जो नीचे वाली 1.5 फुट माटी है वह उसमें अलग कर लें। अच्छा, अलग अलग ढेरी बना लें, और जो ऊपर वाली माटी है उसमें 40 से 50 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद और 2 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 15 से 20 किलोग्राम जो नहर की माटी है, रेती है जो है, वह मिला लें जी, और उसमें फिर गड्ढे में अच्छी तरह से भर दें। और धर्मवीर भाई, एक बात जरूर ध्यान रखें किसान भाई कि जो गड्ढा है वो जमीन की सतह से लगभग 4 से 6 इंच तक ऊपर भरे, माटी ऊपर तक होनी चाहिए। हाँ, जो लेवल है जमीन का उससे ऊपर जावे जी, और फिर उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें। बहुत अच्छे। और जिन क्षेत्रों में अगर दीमक का आक्रमण हो तो वहाँ पर जो है पौधे लगाने के बाद 1 से 1.5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी ताकत की दवाई ने प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर 5 से 10 लीटर पानी घोल कर गड्ढे में डाल दें। मतलब कहने का ये कि 1 लीटर पानी हो जी तो उसमें 1 से 1.5 मिलीलीटर दवाई होनी चाहिए, ये क्लोरोपाइरीफास। और एक खड्डे में ये है कि 5 से 10 लीटर ये घोल जो है वो हर एक खड्डे में डाल देना चाहिए। इससे क्या है कि भाई ये जो दीमक की समस्या है या जो ये जो मकोड़े मकाड़े हैं, कीड़ी हैं, ये नुकसान नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ जी, आप पिछली बार जब डॉक्टर साहब से मिले थे, हाँ जी, हाँ, बागवानी वाले डॉक्टर साहब से जी धर्मवीर भाई, तो उन्होंने पानी के बारे में भी तो बताया था आप, हाँ, पानी की व्यवस्था किस तरह करनी, बिल्कुल धर्मवीर भाई, उसके बारे में और बताओ। एक तो धर्मवीर भाई, जो बढ़ता हुआ पौधा है वो मिट्टी में तो पानी ज्यादा सोखा है क्योंकि उसमें उस टाइम जरूरत है, और जो वायुमंडल में है उसमें काफी भाग तो पानी का भापन कुट जाए, यानी कि जो जड़ पर तो पानी खींचा पौधे ने ऊपर पत्तियां में जाकर वो वायुमंडल में चला जाए। तो सिंचाई की जो विधि है वो अच्छी रखें,
यानी कि हर पौधे ने हर जड़ में जो है बराबर मात्रा में पानी मिला और उसमें नमी बनी रहे पौधे के अंदर। नमी बनी हाँ, रहनी नमी चाहिए। जरूर बनी रहे, जिससे पानी का जो है ठीक ठाक इस्तेमाल भी हो जाए, क्योंकि पानी ज़्यादा तो वाष्पित होकर खराब हो जाए, तो हमने पानी का भी बचाव करना है, तो नमी बना कर रखनी है उसमें। अच्छा, एक बात और बताओ जी कि नुको है विनोद भाई जी कि भी जैसे ना भाई आपने बाग लगा लिया, मान लिया, हाँ जी हाँ तो बाग में ऐसे होने चाहिए पौधे के जो कि वायु को रोकने वाले हों, वायु रोधक पौधे। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई, जो उसके वायु वो क्या मतलब है उसका, उसके बारे में थोड़ा खुल के बताओ। धर्मवीर भाई, खासकर जो गर्मी और सर्दी के दिन है, गर्मियों में लू तो बचाने खातर और जो सर्दियों में ठंडी हवा चल रहा है उस तो बचाने खातर जो हम वायु रोधक पौधे लगा सके हैं। और वायु रोधक पौधे जब लगावें तो सर्दियों में जो बाग के अंदर का तापमान है वो बढ़ाने खातर भी, और गर्मियों में जो है तापमान ज़्यादा बढ़ जाए तो उसने नियंत्रित करने खातर भी हम खेत के चारों तरफ वायु रोधक पौधे लगा सके हैं। मतलब क्या लोग कि अगर जो मान लिया 1 किले का बाग है तो 1 किले के बारवाई लगाने बिल्कुल पड़ेंगे। बिल्कुल। और उसमें भी धर्मवीर भाई अगर उसमें परता में लगाओ तो और ज़्यादा बढ़िया है। इनकी जो सबसे बार वाली परत है उसमें सबसे ऊंचे पेड़ लगाओ, जिस तरह की सफेदा हो गया, शीशम होगी, ऊंचे पौधे लगाओ हैं। और जो दूसरी लाइन है उसमें मध्य आकार के पौधे लगाओ, जिस तरह की जामुन का हो गया, शहतूत का पौधा पेड़ हो गया, तो वो लगाओ हैं जी उसमें। जी जी। और इस साथ में हम कांटेदार पौधे भी लगा सके हैं, जिस तरह की करौंदा हो गया, ताकि जो बाहर के जो जानवर हैं वो खेत में ना बढ़े, हाँ, बाग में ना बढ़े, जानवर भी नुकसान पहुंचा सके हैं। तो एक बात और बताओ विनोद भाई जी धर्मवीर भाई, कि डॉक्टर साहब ने आपसे उस दिन जब मिले थे तो नु भी बताया था कि भाई हमने सावधानी क्या कुछ बरतनी चाहिए बाग लगाने के टाइम पे और बाग लगाने के बाद, दोनों तरीके की सावधानी के बारे में थोड़ा सा आप बताओ। जी धर्मवीर भाई, जो है पौधे तो जो गड्ढे हैं वो ठीक ढंग से लगावा, और पौधे को जो है बांस की डंडी के सहारे देवा, ताकि जो सीधा रहे पौधा। और साथ साथ जो है उसमें 10 से 15 दिन के बाद जो है गर्मी में पानी देते रहे। और साथ में बचाव खातर जो इसके जो टहनी है उसमें अगर ज़्यादा टहनी फूटने लग रही है तो उन टहनियाँ तोड़ दे रहा है, ताकि जो है 1 से 2 टहनी सीधी चले, और जो है बाग में जो है वजन टहनिया पर ना हो, कई बार जो टहनी है वो झुक कर जमीन के लाग जाए, तो उससे बचाव करके रखें। जी जी जी। मतलब कहने का ये कि भाई हमने हर तरीके से ये है कि अपने बाग का जब भी ध्यान रख पाएंगे जब हम अच्छे तरीके से हाँ सिलसिलेवार कार्रवाइयाँ अपने बाग में करेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई और विनोद भाई की तरफ से राम। राम।